तुम्हें क्या काम करना है ये लोगों को बार बार बोल के मत बताओ। तुम्हें जो करना है वो कर जाओ, लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। हेलो नमस्ते, मैं करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज के विचार के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत सुबह के टिफ़िन बॉक्स से। तो टिफ़िन बॉक्स में आज मैंने बनाया है स्टफ्ड चिल्ला, वो भी बेसन से। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच चावल का आटा मिक्स कर लिया और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके घोल लिया। और इसके बाद मेरे पास टमाटर, प्याज, सोचा था शिमला मिर्च भी डालूंगी लेकिन शिमला मिर्च था नहीं, तो मैंने टमाटर को बारीक काट लिया और प्याज को काट लिया और धनिया पत्ती। वैसे हरी मिर्ची भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रहे हैं इसलिए हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया। और इसको काट करके मैं जब टिफ़िन बना रही थी तो मैंने यही सोचा कि हमारे टाइम में जब मम्मी सुबह उठती थी और टिफ़िन बनाती थी तो हमें पता ही नहीं चलता था कि मम्मी कब उठ करके टिफ़िन बना करके 4-4 बच्चों का रेडी कर देती थी। और हम जब टिफ़िन लेके स्कूल जाते थे, खासकर जब गर्मियों में मॉर्निंग स्कूल होते थे, अब तो पूरे साल मॉर्निंग स्कूल ही होता है, बट हमारे टाइम में समर सीज़न में मॉर्निंग स्कूल होता था। तो उस समय 6:30 पे मम्मी सारे बच्चों का, सबका, हम चारों सिस्टर्स का टिफ़िन बना के रख लेती थी। और जब स्कूल पहुंचते थे तो मैक्सिमम बच्चे बिस्किट, ब्रेड, दाल मोठ, चूड़ा, ये सारी चीज़ें लेके आते थे। और हम, मेरे फ्रेंड सर्किल में सभी को मेरा टिफ़िन बॉक्स बहुत पसंद आता था। तो धीरे धीरे क्या होता था, शुरुआत 2 पराठे से होती थी, फिर 3 पराठा, फिर मम्मी खुद ही 4 पराठे देती थी कि चलो फ्रेंड्स से शेयर करके खाना। और आफ्टर कोविड ऐसा हो गया है कि अब बच्चों को शेयरिंग करना, लंच बॉक्स शेयर करना मना हो गया। तो बच्चों में वो वाली जो जज्बात डेवलप होते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो स्कूल में बच्चे लंच बॉक्स शेयर नहीं करते हैं। एक तरह से ये अच्छा भी है कि बच्चे अपने लंच पे फोकस्ड होते हैं और अपना लंच खुद ख़त्म करते हैं, वरना पता ही नहीं चलता है कि आपका बच्चा कितना खाया। बट एक तरह से थोड़ा सा, कहते हैं ना, हर चीज़ का एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट होता है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है, बच्चों को लंच बॉक्स शेयर ना करने वाला जो रूल है वो सही है या गलत, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बेसन और चावल का आटा, इसमें मिला है लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और मेरा फेवरेट भुना जीरा पाउडर, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसको गर्म पानी में घोला है ताकि इंस्टेंट ये घुल जाए और चिल्ला खूब अच्छा सा बन जाए। इसके बाद ये तवा चढ़ाया है, डोसा तवा है। ऐसे तो इसको पैन में बना सकते हैं, पर मम्मी का ये तवा मुझे बहुत पसंद है। मम्मी के गृहस्थी में रहे तो मम्मी के जो फेवरेट चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही है और मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे अपने घर में और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। खैर, इस तवा पे मैंने फर्स्ट चिल्ला ऐसे फैलाया जिसको आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने चिल्ले की हत्या कर दी है, बट एक्चुअली में ये तवा ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था और मैंने फैला दिया चिल्ला। और तब भी ये बहुत ही कुरकुरा बना था और बहुत अच्छा बना और रचित को बहुत पसंद आया। इतना पसंद आया कि शाम को जब रचित खेलने जा रहा था तो भी उसने बोला कि मम्मा मेरे लिए एक सुबह वाला एक बार फिर से बना दो। तो मैंने इंस्टेंट फिर उसको यही बना करके, शाम को जब वो खेलने जाता है तो मैं कुछ ना कुछ उसे ऐसा कुछ खाने को दे देती हूँ और ग्लूकोज़ दे देती हूँ, पी करके जाता है। क्योंकि 2 घंटे जब बच्चे साइकिल चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो बच्चों की एनर्जी बहुत रिलीज़ होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा मैंने इसमें ना प्याज टमाटर के साथ पनीर भी डाला है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और कई बार क्या होता है कि हम अलग से बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं खिला पाते हैं, तो इन चीज़ों के थ्रू हम बच्चों को प्रोटीन दे देते हैं। फिर इसको ढक दिया ताकि प्याज टमाटर अच्छे से गल जाएं। और इस तवे का फ़ायदा मुझे ये लगा ना कि बहुत लेस ऑयल में बहुत ही कुरकुरा सा ये डोसा बन गया था और टेस्टी तो बना ही था। तो आप भी चिल्ला ज़रूर बनाते होंगे और अगर उसमें कुछ मटेरियल अंदर स्टफ़ कर देते हैं तो वो स्टफ़ डोसा हो जाता है। नाम बस अलग अलग होते हैं। कई लोग तो इसको वेजिटेरियन ऑमलेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका लुक जो होता है ना, बिल्कुल ऑमलेट की तरह होता है। अब मैंने इसको बीच से कट कर दिया और फ्रूट्स में मैंने आज रचित को दिया है पपीता और स्वीट्स में दिया है मैंने आम पापड़, जो कि घर का नहीं बाज़ार का बना हुआ था। इसके बाद मैंने 2 चिल्ले बनाए और उसके टिफ़िन में डाला। और अपने लिए उस समय नहीं बनाया क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ना, ठंडी नहीं अच्छी लगती हैं। तो आपको जब खाना हो तो गरम गरम ही बनाइए। इसलिए क्या होता है, जब भीड़ भाड़ होती है फैमिली में तो ऐसी चीज़ें, नाश्ता बनाना बहुत टफ लगता है, जो कि बार बार बना करके देना हो। तो जब भी भीड़ भाड़ हो ना, तो मेरे ख्याल से पाव भाजी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अच्छी होती है कि आपने एक बार भाजी बना दी और पाव सेक दिया और आप पूरे घर को अच्छे से ब्रेकफास्ट, एक यूनिक ब्रेकफास्ट करा सकते हो। इडली सांभर चटनी बना सकते हैं। बट ये सैंडविच है, चिल्ला है, डोसा है, इसके लिए जो बनाता है ना उसे कंटिन्यूअस किचन में खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें ठंडी खाई ही नहीं जा सकती हैं।
इसके बाद मैंने किचन वाइंड अप किया, पपीता काट के उसके लंच बॉक्स में रखा और इतनी देर में रचित फुल्ली रेडी होकर के आ गया, क्योंकि वो नाश्ता करके भी जाता है। कभी भी बच्चों को सुबह खाली पेट नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि एक लंबे ड्यूरेशन तक खाली पेट रहने से ना आज नहीं तो कल उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो ही जाती है। और जैसी हम हैबिट डालते हैं ना, बच्चों की हैबिट वैसी ही बढ़ जाती है। अगर हम उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 2 बिस्किट खिला के भेजते हैं तो उनका पेट उसी अकॉर्डिंग हो जाता है, और अगर हम उन्हें एक छोटा सा पराठा खिला करके भेजें या फ्रूट्स खिला करके भेजें तो उनका पेट जो है उसी अकॉर्डिंग ढल जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि रचित च्यवनप्राश, बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स के अलावा जब रेडी होकर के आता है तो या तो ब्रेड खा ले या एक छोटा सा नमकीन पराठा खा ले, कुछ ना कुछ ऐसा हैवी चीज़ खा के जाए, क्योंकि 10:30, 7:30 से 10:30 बजे का एक लंबा टाइम होता है जब बच्चे खाली पेट रहते हैं। इसके बाद मैं रचित को स्कूल छोड़ने निकल गई। अभी मैं रचित को स्कूल से छोड़ के आ रही हूँ, और रात में ना देर तक पढ़ाई करने की वजह से आँख बिल्कुल भारी भारी लग रही है। और नींद हम सब के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम लोग ना लगातार जगते रहते हैं और नींद पूरी नहीं करते, सोच के कि घर का काम है ये वो, बट नींद पूरी रहती है तभी शरीर स्वस्थ रहता है, भूख ठीक रहती है। इसलिए पहले मैं जा कर के 1 घंटे आज सोऊंगी। और अभी वैसे कोई काम भी नहीं है तो 7:45 हो रहा है, कोशिश करूँगी। हालांकि योगा करना और सब करने का नींद बहुत मुश्किल है आना दोबारा, लेकिन सोना भी ज़रूरी है। इसलिए 8 से 9 पहले मैं जा कर के सोऊंगी, उसके बाद ही बाकी के सारे काम करूँगी, या पढ़ाई लिखाई और वीडियो यूट्यूब का जो भी बनाना होगा। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाई है। बच्चों जो नॉर्मली क्या होता है ना, हमें लगता है ना कि बच्चों में ही वर्म्स होते हैं, बच्चों के पेट में वर्म्स होते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर गंदा खा लेते हैं, गंदे हाथ से खा लेते हैं। बट एक्चुअली में क्या है ना, वर्म्स जो है वो बड़ों के पेट में भी होते हैं, क्योंकि हम क्या जो फल खा रहे हैं उसमें मिलावट होती है, दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, अनाज में दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, सब्जियों में दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। उसके इफेक्ट से क्या होता है कि हमारे शरीर में वर्म्स बनने लगते हैं, और वो जो कीड़े हैं वो सिर्फ बनते ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट्स को ना इफेक्ट करने लगते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। कई बार हम क्या करते हैं, वर्म्स को मारने के लिए दवाइयाँ खा लेते हैं, चाहे होम्योपैथिक हो चाहे एलोपैथिक। दैट इज़ गुड कि हमने दवाइयाँ खाई और दवाइयों से वर्म्स मर जाते हैं। बट आपने कभी ये सोचा कि जिन दवाइयों के इफेक्ट से पेट के अंदर के कीड़े मर जा रहे हैं, एक जीव मर रहा है, तो उन दवाइयों का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हमारे शरीर पे भी पड़ेगा ही, हमारे शरीर के इंटरनल पार्ट पे तो कुछ पड़ेगा ही। तो क्यों ना कुछ ऐसा घरेलू उपचार किया जाए जिससे कि वर्म्स बनना बंद हो जाएं, वर्म्स जो मर गए हैं वो शरीर से निकल जाएं, और वर्म्स को ईजिली तरीके से, नेचुरल तरीके से पेट के अंदर मारा जा सके और निकाला जा सके, और उसको फिर वो हमारे शरीर में बने ना, और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि अगर हम मिलावट भरी चीज़ें खा भी रहे हैं तो हमारे ऊपर उसका साइड इफेक्ट ना पड़े। तो इसकी होम रेमेडी मैंने आज ही चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की है, आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप घर के छोटे बच्चों से लेकर घर के बुजुर्गों तक सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को भी आपको लगता है, और आपको लगेगा ही नहीं कि आपके घर में किसी को वर्म्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि इस कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स होते ही नहीं है, लेकिन 3 महीने में ये एक प्रोसेस ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये सारे मिलावट भरे खाने का असर हमारे शरीर के अंदर से डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 3 महीने में वैसे भी ये प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए, तो आप उसे जा कर के ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। और अब मैं बैठ रही हूँ अपने लॉ की पढ़ाई करने के लिए, और मैं आपसे लॉ रिलेटेड चीज़ें भी ज़रूर डिस्कस करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बेसिक चीज़ें जो है ना, हम लोगों को लीगल टर्म्स ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें पता होती हैं, पर लीगली जब कोई हमसे बात करता है तो हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि फ़लाना काम कैसे करना है। तो आज मैं हिंदू लॉ के बारे में पढ़ने जा रही हूँ, उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ें लगेंगी वो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। फटाफट से मैं पढ़ लूँ 1-1.5 घंटा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना है और उसके बाद रचित को स्कूल से लाने जाना है। तो फिर आगे ब्लॉग से आप जुड़े रहिए, और ब्लॉग में मेरे सबसे अच्छा क्या लगता है ये ज़रूर बताइएगा। तो मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी, और मेरी आदत बिल्कुल भी बोल बोल के पढ़ने की नहीं है, लेकिन लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे टर्म्स बिल्कुल नए हैं, और एक तरह से मेरी अब कुछ महीनों से ये वाली पढ़ाई की आदत छूट गई है। तो मैंने शुरुआत रीडिंग करके की है, कि मैं सारे क्वेश्चन, सारी बुक को पहले रीड करूँगी, एक नॉवल की तरह रीड करूँ ताकि चीज़ों को समझ सकूँ, और उसके बाद ही फिर मैं नोट्स बनाऊँगी। 1772 में एक व्यवस्था थी जिसमें अगर हिंदू मुसलमान से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेना हो तो उनके लिए मुश्किल रहता था, क्योंकि वो इंडियन लैंग्वेज नहीं समझ रहे थे, भारत की रूढ़ियों को नहीं जानते थे। तो व्यक्तित्व विधि की प्रणाली भारत में हेस्टिंग्स से प्रारंभ की थी। तो पहला फैक्ट हमें मिल जाता है कि व्यक्तित्व विधि, पर्सनल लॉ की शुरुआत किसने की? भारत में हेस्टिंग्स ने की थी। उन्होंने कुछ तरह के दीवानी मामले में हिंदुओं के लिए हिंदू विधि और मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि बताई। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुओं के लिए अलग हिंदू लॉ बना दिया और मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ।
और ये व्यवस्था आज भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू whom does the हिंदू लॉ अप्लाई। हिंदू विधि किन पर लागू होती है? इस संबंध में हमें हिंदू विधि अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अव्यवस्था और संरक्षा अधिनियम तथा हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, 3 अधिनियम है। एक तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया, फिर 1956 में आया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और फिर हिंदू अव्यवस्था और संरक्षा अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण मतलब जो गोद लेते थे उनका अधिनियम आया 1956 में। तो हिंदू शब्द की परिभाषा उसी में दी गई। इस अधिनियम में कहा गया जो जन्म से या धर्म से हिंदू हो और अन्य हिंदू भी जो तो 10:30 से लेकर के 1 बजे तक मैंने पढ़ाई की, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो को एडिट करके पोस्ट किया, और उसके बाद 1 बजे मैं खाना बनाने आ गई, क्योंकि मुझे 1:45 बजे रचित को लेने जाना होता है स्कूल, और उससे पहले खाना बनाने का काम ख़त्म करना होता है। खाना बनाते समय मुझे याद आया कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि बरसात में पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, पत्ता गोभी में कीड़ा होता है। तो मैंने सोचा आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ कि पत्ता गोभी जब भी काटें तो पत्ता गोभी का एक एक पत्ता निकाल करके काटें, डायरेक्ट नहीं काटें। और उसके बाद बहुत सारे लोग इसे गर्म पानी में उबालते हैं। बहुत अच्छी बात है कि गर्म पानी में उबाल करके पत्ता गोभी एक तो सॉफ्ट भी हो जाता है और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। लेकिन अगर आप गर्म पानी में उबालने के साथ ये छोटी सी ट्रिक आजमा लेते हैं ना, तो पत्ता गोभी में अगर बाई चांस कीड़े का कुछ भी सत्व रह जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, गर्म पानी में नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देना और ढक करके छोड़ देना, और उसके बाद सब्ज़ी बना लीजिए। फिर हमने खाना खाया साथ में, और फिर मेरा टाइम हो जाता है ट्यूशन पढ़ाने का, जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे चलता है। और अभी रचित के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कराना शुरू किया है, क्योंकि क्या होता है बच्चों को लर्न बहुत अच्छे से होता है, बट जब वही कॉपी पेंसिल मिलती है तो बच्चे भूल जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आप उनको लिखाइए। एज अ टीचर, एज अ मदर पता होता है कि बच्चे किस क्वेश्चन में गलतियां कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रचित के ऊपर ज़्यादा लोड भी ना पड़े, और राइटिंग प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस का करा दूं जो कि मुझे पता है कि वो एग्ज़ाम में भूल सकता है। एक ही में होता है। From doing something, एक ही बराबर की राइटिंग लिखा करो रचित। कहीं बहुत बड़ा लिखते हो, कहीं बहुत छोटा लिखते हो। अब एक बार पढ़ो उसको जो तुमने लिखा। अब पढ़ूं? हाँ, रजिस्ट का मतलब पढ़ो, बिना देखे मेरी तरफ देख के बताओ रजिस्ट का मतलब। You cannot able to control yourself by doing समथिंग। something. गॉब्ड। क्या बोला? उसको बोलते हैं गटक जाना। गल्प डाउन। गल्प डाउन मतलब मुंह में डालते ही अटक गटक जाना। हाँ। और फिर पंक्चुअली रचित अपने टाइम पे बिल्कुल खेलने चला जाता है, और उसके बाद मेरा बाकी का जो काम होता है ना घर का, वो शुरू हो जाता है। रचित को ट्यूशन पढ़ाने के बाद ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो जाती हूँ मैं, मेरी एनर्जी एकदम एग्जॉस्टेड हो जाती है, क्योंकि 2 घंटा लगातार बोल के उसको समझाना, पढ़ाना, उसके साथ पेशेंस के साथ उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा डील करना कि वो बोर भी ना हो, मतलब उसको टाइम का पता ना चले। इसके बाद कपड़े आए थे प्रेस करके, तो मैंने सेक्शन बना बना के रख दिया। मेरी आदत है कि मैं बेडशीट्स भी प्रेस करवा के रखती हूँ, ताकि बिछाओ तो बहुत फ्रेश की फीलिंग आती है। फिर खाना बनाया रात का, और फिर वीकली फेस पैक बनाया। वीकली फेस पैक में मेरा फेवरेट है दही, 2 चम्मच से 3 चम्मच, 3 चम्मच बेसन, साथ ही साथ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये है चुकंदर का पाउडर जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें गुलाब जल और नारियल का तेल मिला करके इसको पूरे वीक के लिए बना के रख देती हूँ। या तो सोने से पहले लगा लो, या रात में, या फिर सुबह नहाने से पहले अप्लाई कर ले, जिस समय भी आपको सूट करता हो। तो मैंने आज तो रात में सोने से पहले अप्लाई किया, 10 मिनट के लिए छोड़ा, और जब तक 10 मिनट के लिए छोड़ा था, मैंने रचित को एक स्टोरी सुनाई, वो सो गया, और फिर मैंने अपने फेस को वॉश कर दिया। तो बेसिकली हमें अगर टाइम मैनेजमेंट करना हो तो हम हर चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, अगर हमारे थॉट में हो। सब कुछ हमारे थॉट में होना चाहिए।